student, good morning all of you. So today we are going to study about a very interesting topic of your class 9 textbook, that will be motion. तो आज हम लोग आप लोगों का क्लास 9 का जो भी चैप्टर है फर्स्ट मोशन को समझने का कोशिश करेंगे कि मोशन होता क्या है और मोशन के अंदर हम लोगों को क्या क्या समझना है। उसमें बहुत सारे चीज़ों देखने को हम लोग तो आज के इस लेक्चर में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर मोशन है उसके अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन का, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन कैसे होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन में आते हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से बताने का कोशिश करूँगा कि शायद आप लोगों को एक ही बार में ये चीज़ समझ में आए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग को बेसिकली 3 इक्वेशन पढ़ने होते हैं। एक V = U + AT, है ना, और दूसरा इक्वेशन S = UT + ½ AT², और यहाँ पर थर्ड इक्वेशन होगा V² = U² + 2AX। ये तीनों इक्वेशन को हम लोग आज समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर इन सारे तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे किया जाता है। और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है, तो क्यों नहीं इसको समझा जाए। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि यहाँ पर v क्या है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि v को हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? फाइनल वेलोसिटी। और u को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और s डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड a इज एक्सीलरेशन, where t is टाइम। ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि इन तीनों इक्वेशन में जो v टर्म्स है इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। u को इनिशियल वेलोसिटी, s को डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, एंड हियर a इज एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम। इन सारे लेटर का नोटेशन क्या क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम तीनों इक्वेशन को प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको इरेज कर देता हूँ। सबसे पहले इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमें ये समझना होगा कि ग्राफ क्या होते हैं, है ना। इस मोशन के अंदर ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ग्राफ में बेसिकली आपको 2 टाइप्स के ग्राफ पढ़ने होंगे। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। फर्स्ट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझते हो? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? तो कुछ नहीं, अगर कोई ग्राफ आपको देखने को मिले और यहाँ पर अगर इसका, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसको आप ओरिजिन बोलते हैं, है ना। ये हमारा y एक्सिस और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं x एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस। अगर आपको किसी ग्राफ के अंदर x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करे और y एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे ये इट इज अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके अंदर किसी भी टाइप्स के ग्राफ हो सकते हैं। ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, किसी भी टाइप का ग्राफ हो सकता है, ग्राफ ऐसे भी हो सकता है। तो इस ग्राफ को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जस्ट लाइक अगर बात किया जाए वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वही बात होगा। इसमें x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और y एक्सिस यहाँ पर हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है इस इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले दोनों ग्राफ को हम यहाँ पर एक बार डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए और ग्राफ को समझ भी सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ पहला। तो फर्स्ट ग्राफ हमारा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आखिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के हेल्प से आपको क्वेश्चन बनाने में कैसे हेल्प मिलेगी इसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप उस ग्राफ का स्लोप निकालें, क्या स्लोप समझते हैं क्या होता है? देखिए जैसे एक ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का आप स्लोप निकालें, स्लोप मीन्स होता है कि जो ग्राफ दिया हुआ है
उसका टाइम एक्सिस के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ क्या इंक्लिनेशन है, क्या झुकाव है, क्या एंगल है ना। देखिए जैसे थीटा एंगल पर इंक्लाइन है, तो अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप आपको ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया यानी कि ऑब्जेक्ट किस स्पीड से मूव कर रहा है उसको डिफाइन करता है। तो अब यहाँ पर अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस अपर लिमिट इसका 40 है और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 10 मीटर 10 सेकेंड एंड ये है 40 मीटर। अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना चाहें तो सिंपल आप स्लोप निकाल सकते हैं। वेयर स्लोप, तो स्लोप यहाँ पर tan थीटा है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में अक्सर 1 क्लास 10 पर पढ़ने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार बता दे रहा हूँ tan थीटा। अब देखिए यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है OAB। अब जब अगर बात tan थीटा को हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा जो होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का, है ना। तो ये वाला हमारा हो गया परपेंडिकुलर और ये वाला हो गया बेस। तो सिंपल देखिए tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। बताइए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर। तो देखिए इसको अगर मेजर करना है तो आप सीधे इसके पैरेलल इधर चलिए, ये वाला डिस्टेंस ये 40, तो यहाँ पर लिख लेंगे 40 और डिवाइडेड बाई ये वाला अगर मेजरमेंट करना हो बेस इसका, तो बेस ऑलरेडी देखिए O से लेकर के B तक यानी ये टोटल कितना डिस्टेंस है 10 यानी 10 सेकेंड्स, यहाँ 10 और 10 को इससे अगर कट करें तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड निकल गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर बात जो है वो हम एक सेंटेंस में लिखना चाहेंगे कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ define the speed of the object। ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगर ये ध्यान में हम नहीं रखते हैं तो शायद हम इक्वेशन मोशन का इक्वेशन को प्रूफ नहीं कर पाए। यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए तो वो हमको स्पीड देगा, है ना। ये जाना बहुत जरूरी। तो अगर बात बहुत इंपॉर्टेंट बहुत शॉर्ट में ये वीडियो में बना रहा हूँ इसलिए कि पूरे उतने डिटेल में अगर जाएंगे तो शायद इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करना है आज और प्रूफ होगा परसों, है ना। तो इसको शॉर्ट में हम समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बात समझ गया। अब उसी तरीके से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बात किया जाए तो स्लोप जो अगर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ का जो स्लोप होगा ना, इसको ऐसे लिख ही देता हूँ, the slope of velocity versus time graph gives the value of acceleration। एक बार डिटेल वीडियो इस चैप्टर का मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। The slope of velocity time graph gives the value of acceleration। अब देखिए अब ये तो टाइम ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डिस्टेंस की जगह यहाँ पर अगर हम दे दें वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट आप सभी को पता ही होगा मीटर पर सेकंड होता है ना। तो अगर इसका स्लोप बात करें तो tan थीटा वही बात परपेंडिकुलर बाई बेस 4 और ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। अब आता हूँ मैं अपने टॉपिक पर, अपने कंटेंट पर। तो ये बात ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपसे बात किया जाए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा तो आप सीधे तौर पर बोलेंगे स्पीड, है ना। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा तो आप सीधे तौर पर बोलेंगे एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो पता ही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपना स्पीड को चेंज करते रहे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आप उसके मोशन को बोलेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। अगर वो कंटिन्यूअसली अपने स्पीड को डिक्रीज करते रहे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड टू बी रिटार्डेड मोशन। ओके, ये बहुत जानना जरूरी है। तो अब मैं इक्वेशन को जरा प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ। और एक बात और, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप की बात हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो तो देगा एक्सेलरेशन, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया निकालते हैं ना तो एरिया आपको ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया गया उसको डिफाइन करता है। इफ यू वांट टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट देन यू हैव टू फाइंड
और कैलकुलेट द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो यहाँ पर देखिए, अब ये बात तो समझ में आया। देखेंगे जरा, स्लोप से हमने एक्सीलरेशन तो निकाल लिया है ना, ये स्लोप से हमने यहाँ पर क्या निकाला, एक्सीलरेशन। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस के लिए आपको मैंने बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालें। तो यहाँ पर देखिए, ये शेडेड रीजन जो है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये तो दिख रहा होगा ना, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। सीधे अब बताइए, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया की बात हो तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2, बेस क्या है यहाँ पर 10, हाइट क्या है ये देखिए 40, तो 40 यहाँ से कट कीजिए 5 और 45 जा 200 मीटर। तो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 मीटर। उसके लिए आपने क्या किया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट किया। ओके, अब यहाँ पर बात करें एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए आपने क्या किया, तो इसके लिए इस ग्राफ का स्लोप निकाल दिया। स्लोप क्या होता है कि ग्राफ का इंक्लिनेशन कितना है, कितना झुका हुआ है एक्स एक्सिस है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट की बात है फिजिक्स का, इसको समझना बहुत जरूरी है ना, तब जाकर के आगे कुछ और फिजिक्स को हम लोग इंजॉय कर सकते हैं। आइए अब जरा इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखते हैं। तो एक बार क्विकली इस चीज़ को बहुत जल्दी आप लोग रिवाइज कर लेंगे क्या क्या है। अब देखिए, अगर डेरिवेशन का बात हो तो सबसे पहली बात, अगर आप इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन चाहते हैं तो आपको एक ग्राफ बनाना होगा, और वो ग्राफ हमारा होगा स्पीड टाइम ग्राफ। क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ। ये देखिए, यहाँ पर ये हो जाएगा स्पीड और ये हो जाएगा टाइम। हाँ, ग्राफ जो यहाँ पर अभी मैं ड्रॉ करने वाला हूँ वो ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। अगर हम ओरिजिन से पास करते हैं तो ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, जबकि हमको इक्वेशन में u के वैल्यू को भी कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो ग्राफ कंसीडर करेंगे वो ग्राफ ओरिजिन से न लेकर के थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी हम रखेंगे, जैसे ये। अब देखिए, यहाँ पर u कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जा रहा है। आफ्टर सर्टेन टाइम, मान लीजिए टाइम हमारा t हो गया, t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जो है अपना एक स्पीड, नया स्पीड तय कर लेता है, और ये स्पीड है v, where u is initial velocity, v is final velocity, and this is the region of this graph। तो इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि ग्राफ आपको ये पहचान में। देखिए, ये ग्राफ होगा ऑलरेडी, और एक ये रीजन होगा, इसका नाम लिख देता हूँ O A B C, और इसको कर लेते हैं ओके। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकाला जाए तो क्या देता है, एक्सीलरेशन। ओके, अगर आपको इस ग्राफ के हेल्प से एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली बात कि आपको इस ग्राफ का स्लोप निकालना होगा। तो स्लोप निकालने के लिए हम देखेंगे ये ग्राफ जो है एक्सिस के साथ कुछ सर्टेन एंगल पर देखिए इंक्लाइन है ना। तो अगर इसका स्लोप निकाला जाए तो हमको tan थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। यह स्लोप हमको क्या देता है, एक्सीलरेशन। तो हियर एज वी नो दैट the slope of a speed versus time graph gives the value of acceleration है ना। तो बताइए, अगर इसका स्लोप निकाला जाए, और स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन बोलते हैं ना। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या जाएगा, परपेंडिकुलर। ये देखिए, परपेंडिकुलर बाई बेस। ट्रायंगल को कंसीडर कर लेते हैं, इस ट्रायंगल को ए बी सी है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब बताइए
अब यहाँ पर अगर एक्सीलरेशन का बात करें तो परपेंडिकुलर। अच्छा ये बताओ BC को हम कैसे निकालेंगे? तो BC को चूंकि देखो इस ट्रायंगल पे BC हमारा ये है परपेंडिकुलर और AC है हमारा है, ओके। तो BC को अगर कैलकुलेट करना है तो एक बात समझ में आने होगी हम लोग को कि ओरिजिन से यहाँ तक वाला डिस्टेंस V है ना, यहाँ से ये पूरा V के बराबर है, ओके। और D से लेकर के C तक का जो डिस्टेंस है वो है U का। तो बोलो क्या ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक V है, ये U है, तो इसको कैलकुलेट करने में फिर क्या दिक्कत है? ये V माइनस U हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो BC डिवाइडेड बाई बेस क्या है? AC। तो बताओ A इज इक्वल टू BC के जगह पर क्या लिखेंगे? V माइनस U। तो V माइनस U डिवाइडेड बाई टाइम। AC क्या है? AC इसके बराबर है और ये पूरा T के बराबर है। इसको यहाँ पर ऐसे में लिख दिया T के बराबर। तो T। अब बताओ मैथ्स के हिसाब से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो V माइनस U इज इक्वल टू 80, है ना। अब बात किया जाए तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 प्लस U, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज V इज इक्वल टू U प्लस 80। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जिसको मैंने ट्राई किया। इसके लिए क्या काम किया? सिंपली हम इस ट्रायंगल का स्लोप निकालने का कोशिश किया, है ना। समझ में आ ही गया होगा इस बात का। तो अगर इस ग्राफ का आप सीधे तौर पर स्लोप निकाल लें तो आप एक्सेलरेशन के हेल्प से V इज इक्वल टू U प्लस 80 फॉर्मूला को डिराइव कर पाते हैं। अगर अब बात करें दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन, बहुत क्विकली होगा, है ना। दूसरा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक बार समझ लेंगे आप लोग। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके एक बार देख लेंगे। अगर उससे भी नहीं समझ में तो कमेंट जरूर करेंगे इसके रिगार्डिंग। कोई भी अगर आपको कहीं अगर दिक्कत हो तो ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन को देखते हैं। आज के इस लेक्चर में सिर्फ मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ आप लोग, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होना है। देखिए अब ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अब हमको सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करना है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बहुत इजीली प्रूफ होगा, देखेंगे इसको समझेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। क्या जानते हैं कि अगर डिस्टेंस, अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जाए तो आपको ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस बताएगा। अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट किया जाए तो देखिए करते हैं। तो बताइए यहाँ पर एक ये है और दूसरा ये है, दो रीजन दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा रेक्टेंगल दिख रहा है ना। तो पहले वाले ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे। तो चलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD। बस इसको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, एज यू नो दैट, तो पता ही। अब चलिए तो डिस्टेंस को हम लोग किस से डिनोट करेंगे? S से। तो लिख दिया S इज इक्वल टू, अब बताओ ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकालें? तो ट्रायंगल ABC का एरिया तो 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पर देखो AC। इस ट्रायंगल को कंसीडर करो A, B और C को। तो बेस क्या है? AC। हाइट क्या है? BC। तो लिख देंगे AC इंटू BC प्लस, अब बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ यहाँ पर क्या है? OD और ब्रेड्थ क्या है? CD। तो लिख दो OD इंटू CD। अब चलो S इज इक्वल टू 1/2। अब बोलो AC का वैल्यू क्या है? T के बराबर है। तो लिख दो T इंटू BC का, ये देखो BC V माइनस U के बराबर है ना BC। ये तो पूरा V था और ये U था, तो ये V माइनस U, तो इसको लिख देंगे V माइनस U, ओके। प्लस ये देखो OD T के बराबर है तो T इंटू ये U के बराबर है तो लिख दो। अब चलो S इज इक्वल टू, फर्दर इसको और आगे प्रोसीड करते हैं। तो U और T को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको आगे लिख सकते हैं UT। क्यों नहीं लिख सकते? अगर 3 + 5 को 5 + 3 लिखने में क्या दिक्कत? मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो अगर T इंटू U अगर इधर है सेकेंड, मैं तो इसको पहले लिख दिया, TU को नहीं UT लिख दिया। अब चलिए प्लस हाफ T। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ V माइनस U को यहाँ से इलिमिनेट करने के लिए।
तो इसको एलिमिनेट करने के पहले हम लोग को एक चीज देखना होगा कि हम लोग जानते हैं कि a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब बोलो अगर v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे v माइनस यू को 1 से और एक को t से, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ पर v माइनस यू को हम रिप्लेस कर देंगे ए टी। तो यहाँ पर v माइनस यू के जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, ए टी। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिख दिया मैं ए टी। अब जब ए टी लिखेंगे तो अब यहाँ से जरा इसको हटा देता हूँ, अब देखेंगे तो अब तो हो गया प्रूफ। फिर फाइनली क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एस इज इक्वल टू यू टी अब प्लस हाफ टी को टी से मल्टीप्लाई करो और ए टी एस करो। देखो ये फॉर्मूला इजीली प्रूफ हो गया ना, दिख ही रहा होगा, दिख रहा है ना। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कुछ किया नहीं इसके लिए, बस सिंपली हमने इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया और इस रेक्टेंगल को कंसीडर कर लिया और दोनों का एरिया निकाल करके सम कर लिया। तो अगर इसी तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन है ना, अगर तीसरे इक्वेशन को प्रूव करना है तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ये वाले पूरे फिगर को एक साथ कंसीडर करेंगे। और ये फिगर हमारा है ट्रेपीजियम का, मैथमेटिक्स तो पढ़े होंगे और ट्रेपीजियम का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पता ही होगा कि ट्रेपीजियम में वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग ट्रेपीजियम बोलते हैं जिसके दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो लेकिन दो साइड्स अनपैरेलल। तो देखो यहाँ पर OA इज द पैरेलल टू द BD बट AB इज अनपैरेलल टू OD। सो OA BD इज सेड टू बी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम कहा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको ट्रेपीजियम कंसीडर करके पूरे इसका एरिया को एक साथ कैलकुलेट करेंगे। बहुत क्विकली इसको भी करते हैं, देखो एकदम जस्ट। अब बात आती है थर्ड इक्वेशन का, है ना। और तीसरा इक्वेशन एक बार यहाँ लिख करके दिखा दे रहा हूँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। देखो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हमने बताया कि जैसे पिछले फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हमने अलग अलग दो रीजन का एरिया निकाले थे, जैसे पहला ट्रायंगल और दूसरा रेक्टेंगल। अब करेंगे क्या कि इसको जो है मैं एक ही बार में इस पूरे को कंसीडर करूंगा। तो यहाँ पर एरिया है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एज यू नो दैट इसको भी लिखना पड़ेगा इसमें, है ना। अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो मैं एक ट्रेपीजियम बना ही देता हूँ। ये देखो ऐसे ऐसे मान लो ट्रेपीजियम दिख रहा होगा, इसका नाम है OABD। बस अब चलो, तो डिस्टेंस को हम लोग किसी से डिनोट करेंगे, एस से। लिख दिया एस इज इक्वल टू ट्रेपीजियम OABD को। अब इसको जरा ऐसे रोटेट करके देखो, अगर इसको रोटेट करके देखोगे तो तुम पाओगे कि ये फिगर कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पर नंबर दिखा रहा हूँ, ऐसे रोटेट अगर करोगे तो ये फिगर तुमको कुछ इस तरीके से दिखेगा या नहीं दिखेगा। अब देखो, अब दिखेगा तो ये OA कहाँ चला गया, ऊपर है। ये देखो AB कहाँ गया, यहाँ, और ये कहाँ जाएगा, D यहाँ आ जाएगा। देखो इस तरीके से OA AB BD, ये इसको रोटेट करना। अब बताओ इसमें पैरेलल साइड कौन कौन है, OA है और BD है, यही है ना पैरेलल साइड। और OA किसके बराबर है, तो OA में बता रखा है ना कि ये U के बराबर है, यहाँ से यहाँ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का ये कंसीडर किया और फाइनल वेलोसिटी भी कंसीडर किया और इसको कैलकुलेट करना। तो देखो अब OA को मैं क्या रखूंगा, U। चलो लिख दिया। ये देखो BD, अब BD को ऐसे घुमाओ, ये BD पूरा यहाँ से यहाँ वाला हाइट, यानी यहाँ से यहाँ वाला हाइट पूरे कितने के बराबर है, V के बराबर है। देखो लिखा दिया V, तो इसको मैं लिख दूंगा ऐसे। चलो UV एंड OD कहाँ है, OD देखो ये, और ये किस एक्सिस को, टाइम एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट करे, यहाँ से ये वाला T के बराबर है, तो इसको भी लिख दिया T। अब देखो जरा थोड़ा क्लियर आ ही रहा होगा, करता है ना। और ये इसको कोई लोनेस लिखना, तो इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये तो पता है सबको, सम ऑफ पैरेलल साइड और इंटू हाइट।
हाइट, ये फॉर्मूला। अब चलो s इज इक्वल टू 1/2। अब बताओ पैरेलल साइड कौन कौन से हैं, तो OA है और BD है, तो लिख दो OA प्लस BD इंटू हाइट क्या है, तो हाइट तुम्हारा देखो हाइट OD है ना, हाइट OD, हाइट OD ये है OD ना, देखो ये हाइट OD और OD किसके बराबर है, T के बराबर, लिख दो चलो s इक्वल टू 1/2 इंटू OA की जगह पर क्या लिखा जाए बोलो, OA की जगह पर u, देखो u प्लस v, तो लिख दो u प्लस v इंटू t। हाँ इस फॉर्मूला में देखो कहीं t है, जो जिस फॉर्मूला को मुझे प्रूव करना है उस फॉर्मूला में देखो कहीं t नजर नहीं आ रहा होगा। यही तो इस फॉर्मूला की खूबसूरती है। ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम लोग न्यूमेरिकल्स बनाते समय तब करेंगे जब उस न्यूमेरिकल्स में टाइम एब्सेंट रहेगा। विदाउट टाइम ये फॉर्मूला हम लोगों को कोई ना कोई एक वैल्यू को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइम को एलिमिनेट करें, हटाएं। तो टाइम को एलिमिनेट करने के लिए फिर से हमको एक्सीलरेशन के फॉर्मूला पर जाना होगा। देखो देखते हैं a इज इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी होता है ना। अब बोलो अगर t का बात करूं तो t इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a लिखने में कोई हर्ज नहीं है। देखो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो a t इज इक्वल टू v माइनस यू, सो t इज इक्वल टू v माइनस यू बाई a। इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए। अब बताओ, तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ 1/2 इंटू v प्लस यू इंटू यहाँ लिख दिया v माइनस यू डिवाइडेड बाई a, कोई दिक्कत नहीं। अब सारे ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो। अब चलो यहाँ सीधे अब यहाँ आ जाओ, हाँ देखो है ना, ये देखो यहाँ से इसको जंप करा। अब देखो s इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखो ये फॉर्मूला सबको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या इस फॉर्मूला को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। देखो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और नीचे a है, a लिख दिया। अब चलो अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब बताओ तो b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2a। ये देखो ये फॉर्मूला है, जरा इसको ध्यान से देखेंगे है ना, कुछ नहीं। देखो b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, अगर माइनस u स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो 2as प्लस u स्क्वायर, और फिर इसको ऐसे अरेंज करके लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2s। बता दो देखो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना, इसको इधर ले जाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as प्लस u स्क्वायर, और फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरीके से आज मैं कोशिश किया कि आप लोगों को जो है ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का ये तीनों इक्वेशन 1 2 3 को डेराइव करने का कोशिश किया। अगर ये डेरिवेशन आपको तब समझ में आएगा जब आप इस चैप्टर के ग्राफिकल सेक्शन को थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ, ये दोनों ग्राफ को समझने का कोशिश करना होगा कि ये दोनों ग्राफ क्या करते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सीलरेशन देता है ना, और उसका अगर एरिया कैलकुलेट करें तो ऑब्जेक्ट के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस देगा। तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, और ये आज का जो वीडियो मैंने बनाया डेरिवेशन के ऊपर, ये आपके लिए उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊंगा उसमें कोशिश ये रहेगा कि इन सारे डेरिवेशन वाले जो भी फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूले का न्यूमेरिकल्स बनाते समय कैसे एप्लीकेशन करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखेगा, और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हम लोग न्यूमेरिकल्स के रूप में करेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना है।